अब थोड़ा हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे आज मिलकर के आपस में कि इसका जो मोशन हो रहा है शशांक, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं और वो कैसे कैसे काम करती हैं, एक एक चीज को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब आप ऑब्जर्व करें कि जब ये बॉल हवा में चल रही होगी तो इस पर त्वरण किस दिशा में लग रहा होगा, सोचो। क्योंकि जो आप कैप्सूल बुक के सवाल करोगे ना तो उसमें हर सवाल आपको नया मिलेगा। तो अगर आप लर्नर कर रहे हो, फिर आप एक्सपीरियंस बिल्डर पे जा रहे हो, फिर आप एग्जाम पे जा रहे हो, तो धीरे 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 आपका दिमाग डेवलप हो रहा है। मैं क्लास में भी इस चीज़ पे ध्यान दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करेंगे। सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनना और अच्छे से इसको फोकस के साथ में पढ़ना और समझना बेटा। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पर हमारे इस टॉपिक की शुरुआत एक कैप्सूल से करेंगे। उस कैप्सूल को आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। कैप्सूल ये है कि अगर दो गतियां एक दूसरे के लंबवत हो रही हों तो उनका आपस में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। जैसे मान लो एक गति ऐसे हो रही है और एक गति ऐसे हो रही है, दो गतियां एक दूसरे के लंबवत, लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री पे, तो दो गतियां अगर एक दूसरे के लंबवत है तो उनका आपस में एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। नोट करिए, यदि दो गतियां एक दूसरे के लंबवत हैं, यदि दो गतियां एक दूसरे के लंबवत है तो उनमें परस्पर आपस में कोई संबंध नहीं होता। उनमें परस्पर वो मतलब संबंध तो होता है बट वो एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती, ऐसे लिखो। तो वे एक दूसरे को प्रभावित, तो वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, तो वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। ये ज़्यादा सही स्टेटमेंट है, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। ठीक है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो बेटा ये आपकी एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये आपकी एक एक्सिस है, वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस में आपके किसी पार्टिकल की वेलोसिटी यू एक्स है। यू मतलब वेलोसिटी, एक्स मतलब एक्स एक्सिस में, है ना, और वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो यू वाई है। ऐसे एक्स एक्सिस में जो त्वरण है मान लेते हैं वो ए एक्स है, वाई एक्सिस में जो त्वरण है मान लेते हैं वो ए वाई है। तो जब आप एक्स एक्सिस की बात करोगे तो आपको वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं होगा, और जब आप वाई एक्सिस की बात करोगे तो आपको एक्स एक्सिस से कोई मतलब नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, जो एक्स है वो एक्स एक्सिस का विस्थापन है, उससे संबंधित एक्स एक्सिस की स्पीड होगी और वहीं एक्स एक्सिस का त्वरण होगा, ऐसे आप कह सकते हो। जो वाई एक्सिस पर विस्थापन है उसको अपन वाई बोल रहे हैं, वाई एक्सिस के विस्थापन से वाई एक्सिस का वेग निकल कर के आएगा और वहां अगर कोई त्वरण है तो वो ए वाई है। इस ए एक्स का यू वाई से कोई ऐसा इफेक्ट नहीं है, यू वाई को ए एक्स प्रभावित नहीं कर सकता, ऐसे यू एक्स को ए वाई प्रभावित नहीं कर सकता। ए एक्स केवल किसको प्रभावित कर सकता है, ए एक्स का प्रभाव केवल और केवल यू एक्स पे पड़ेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और जो ए वाई है बेटा, उस ए वाई का प्रभाव यू वाई के ऊपर पड़ेगा, इनका आपस में एक दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि ए एक्स और ए वाई आपस में ए एक्स और ए वाई कॉन्स्टेंट है, जैसे मान लो ए एक्स नियत है फॉर एग्जाम्पल और ए वाई भी नियत है फॉर एग्जाम्पल, तो आप दोनों मोशन के लिए अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। इसके लिए आप अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, उसके लिए आप अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। कैसे बताता हूँ। और आपको यू एक्स और यू वाई लेने में दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको सिंपल वी एक्स बोल लो और इसको वी वाई बोल लो, आपको और अच्छा लगेगा क्योंकि आपने वी की टर्म्स में ज़्यादा बेहतर पढ़ रखा होता है। कोई दिक्कत नहीं है ना, चलेगा। अच्छा बेटा समझना, मैं ए एक्स को कैसे लिख सकता हूँ, वी एक्स में परिवर्तन समय के सापेक्ष, क्योंकि एक्स एक्सिस का त्वरण ऐसे लिखा जाएगा। मैं वाई एक्सिस के त्वरण को कैसे लिख सकता हूँ बेटा, सोचो। सर वाई एक्सिस में जो वेग है उसमें परिवर्तन समय के सापेक्ष, आप ऐसे लिख सकते हो,
यस, अपन ऐसे लिख सकते हैं। और Vx क्या होगा बेटा, एक और चीज, Vx क्या होगा, x में परिवर्तन समय के सापेक्ष इस एक्सिस के लिए। और अपन Vy को कैसे लिखेंगे, सर ये तो y में परिवर्तन है x के सापेक्ष, क्योंकि जैसे जो ऊपर जाओगे y चेंज होगा, तो y में परिवर्तन समय के सापेक्ष, ऐसे लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा टॉपिक को फील करने की कोशिश करो। अब अगर ax ay नियत हैं तो अपन इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगा सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आपको ये सोचना है कि ये इक्वेशन कैसे लगेगी। अगर x एक्सिस में लगा रहे हो तो vx, मान लो थोड़ी देर बाद इसकी जो स्पीड है वो चेंज हो जाए, फाइनल स्पीड vx हो जाए, ux हो जाएगी इसकी प्रारंभिक स्पीड, ax हो जाएगा इसका त्वरण, ऐसे इक्वेशन लग जाएगी। यहाँ इक्वेशन लगाओगे तो कैसे लगेगी, v बराबर यू प्लस ए टी। सर v बराबर यू प्लस ए टी ऐसे लगेगी कि v मतलब y में t समय पश्चात y में जो वेग है मान लेते हैं वो vy है, स्टार्टिंग का वेग uy है, त्वरण भी इसमें ay लेना पड़ेगा। सही बात है। अगर अपन बेटा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना चाहें x एक्सिस में तो कैसे लगाएंगे। सर x एक्सिस के अंदर जो भी विस्थापन होगा ना उसको x बोल लेते हैं। तो यहाँ पे x एक्सिस में विस्थापन x हो जाएगा, तो s की जगह आ जाएगा x। विस्थापन करवा कौन रहा है, vx करवा रहा है। शुरुआत में मान लेते हैं ux थी स्पीड इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ऐसे इक्वेशन लग जाएगी। तीसरी इक्वेशन कैसे लगेगी, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, क्या कहते हो, किस तरह से लगेगी, v कितनी स्पीड है बाद में, शुरुआत में कितनी स्पीड थी, त्वरण कितना है x अक्ष में, और x अक्ष में विस्थापन जो है वो अपना x है। ऐसे आपका इक्वेशन लगने वाली है। मुझे लगता है कि y एक्सिस की इक्वेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, y एक्सिस की आप खुद भी लिख सकते हो। ये कोई डेरिवेशन नहीं चल रहा है, ये बेसिक कंसेप्ट चल रहा है जो आपको ऑलरेडी आता है। बस मैं ये बता रहा हूँ कि अगर दोनों ऐसे परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के तो आप इसके लिए अलग दुनिया चला सकते हो, इसके लिए अलग दुनिया चला सकते हो। हाँ, ऐसे लिखा आपने। दूसरी इक्वेशन इसको कैसे लिखेंगे, इधर s की जगह यहाँ विस्थापन क्या है, y है, तो s की जगह आ जाएगा y यू एक्स टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि बात किसकी हो रही है बेटा, इस बार बात हो रही है y एक्सिस की, इसलिए आप ऐसे लिख सकते हो। तीसरी इक्वेशन लिखने का सोचो खुद से, बहुत आसान है। तीसरी इक्वेशन खुद से कैसे लिख सकते हैं, वी वाई का स्क्वायर बराबर यू वाई का स्क्वायर प्लस टू ए एस, ए क्या है, वाई एक्सिस में लेना पड़ेगा, और वाई एक्सिस में कितना है विस्थापन, वाई के बराबर है। तो ऐसे एक्स एक्सिस की इक्वेशन अलग, उसका फंडा अलग, वाई एक्सिस की इक्वेशन अलग, उसका फंडा अलग, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। गॉट इट। जिन बच्चों के पास कैप्सूल बुक है, प्रोजेक्टाइल मोशन आपके CB1 का 4th चैप्टर है। सर 3rd चैप्टर पहले क्यों नहीं किया, वो सीक्वेंस में अपने हिसाब से चेंज करता रहता हूँ। तो प्रक्षेप्य गति आपका पेज नंबर 4.1, जो बच्चे कैप्सूल बुक लेकर के बैठे हैं, पर मैं हर बार अपने हिसाब से चीज़ें चेंज करता हूँ थोड़ी बहुत, तो आपको कुछ ना कुछ नया तो मिलेगा ही मिलेगा। कैप्सूल बुक पेज नंबर 4.1। नोट्स अपने खुद बनाने होते हैं, ये कंपलसरी चीज़ है, नोट्स खुद के खुद बनाते हुए चलें। ओके, सीक्वेंस वही है, पहले आपको काइनेमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद में उसके सवाल लगाने पड़ेंगे, फिर ही आगे की चीज़ें समझ में आती हैं। ये सब एक सिस्टमेटिक सीक्वेंस है। आप चाह के भी सीक्वेंस को तोड़ नहीं सकते, है ना। चलो अब हम देखते हैं, ये तो ऐसे एक जनरल बात मैंने आपको बताई। अब हम वास्तव में पढ़ने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। चलो ध्यान से सुनना। अब आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए लिखना बिल्कुल बंद कर सकते हैं और यहाँ समझ सकते हैं कंसेप्ट्स को। लिखने के लिए आपको सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। प्रक्षेप्य गति, बेटा मान लो ये एक बॉल है
जो ज़मीन के ऊपर रखी है, जिस ज़मीन पर बॉल रखी है उस ज़मीन को अपन एक्स एक्सिस ले रहे हैं और उसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपन वाई एक्सिस ले रहे हैं। मैंने क्या किया, इस बॉल को बॉल के पास में आकर के बॉल को ऐसे किक किया। तो अगर मैं बॉल को ऐसे किक करूंगा तो मैंने बॉल को एक वेलोसिटी दी, एक वेग दिया, ऐसे शुरुआती वेग, इस तरह का मैंने एक वेग दे दिया u। तो आप देख पा रहे हैं जो मैंने वेग दिया है वस्तु को, किक जब मैंने किया तो वस्तु को जो वेग मिला है वो किसी एंगल पे मिला है, थीटा एंगल के ऊपर। हम फुटबॉल को किक करते हैं, आप इमेजिनेशन दिमाग में ला सकते हो कि फुटबॉल को आपने ऐसे किक किया तो किक करते वक्त फुटबॉल को जो आपने इनिशियली वेग दिया वो किसी एंगल के ऊपर दिया। तो मान लेते हैं प्रारंभिक वेग मैंने यू दिया, एंगल थीटा था। अब इसके मोशन के बारे में आप क्या सोचते हो, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है लाइफ का, कि ऐसा मोशन, इसका मोशन कैसा होगा, इसकी गति कैसी होती है। प्रैक्टिकली आपने फुटबॉल सबने खेली होगी, फुटबॉल नहीं खेली तो फुटबॉल देखी होगी खेलते हुए किसी को, तो क्या रहता है, इसका मोशन कैसा होता है। हाँ सर, प्रैक्टिकली हमें दिमाग है इतना, हम इस बात को समझते हैं कि इसका मोशन ऐसा होगा, ये ऐसे जाएगी। अब थोड़ा हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे आज मिलकर के आपस में कि इसका जो मोशन हो रहा है शशांक, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं और वो कैसे कैसे काम करती है। एक एक चीज को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक मैथमेटिक्स में इस बात का पता है कि आप किसी भी वेक्टर के घटक कर सकते हैं और घटक करने के बाद उस वेक्टर का बेहतरीन आइडिया लगता है ना। तो ये जो आपको यू वेग दिखाई दे रहा है, मैं एक काम करता हूं, इस यू वेग के दो घटक कर देता हूं। एक घटक यू वेग का ऐसे आ जाएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो घटक आएगा वो होगा एक्स एक्सिस में यू का घटक, उसको यू एक्स कह देते हैं। इसका घटक यू का घटक एंगल की तरफ यू एक्स हो गया, इस एक्सिस पे इधर हो गया यू वाई। तो इस तरफ जो घटक आ रहा है शुरुआत में, मैं उस घटक को यू वाई कह देता हूं, है ना, ऐसे। तो इस घटक को मैंने यू वाई कह दिया। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट बेटा, कि यहां पर क्या हम यू एक्स और यू वाई के बारे में, उनकी वैल्यूज के बारे में बात कर सकते हैं, क्या हम उसको लिख सकते हैं। जी हाँ सर, बिल्कुल। एंगल की तरफ आप सभी को पता होगा कॉस आता है, तो यू एक्स होगा यू कॉस थीटा, और जो यू वाई होगा, यू वाई को अपन क्या लिख सकते हैं, एंगल के अपोजिट साइन आता है, तो यू वाई को आप लिख सकते हैं यू साइन थीटा। यहां तक का फंडा क्लियर है। अब आप ऑब्जर्व करें कि जब ये बॉल हवा में चल रही होगी तो इस पर त्वरण किस दिशा में लग रहा होगा। सोचो सर, कोई भी बॉल अगर हवा में होती है, अगर इवन हम भी अगर हवा में होंगे तो पृथ्वी हमको नीचे खींच रही होगी, तो गुरुत्वीय त्वरण जो लग रहा होगा वो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लग रहा होगा, ऐसे। ये गुरुत्वीय त्वरण लग रहा होगा नीचे की तरफ, और नीचे वाले डायरेक्शन को अपन जी बोल देते हैं, वैल्यू को जी बोल देते हैं, ऊपर की डायरेक्शन प्लस, नीचे की डायरेक्शन माइनस, ऐसा अपन साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस जी। तो बेटा त्वरण कहां पे लग रहा है, त्वरण कहां पे लग रहा है, वाई एक्सिस पे लग रहा है, क्योंकि जब बॉल ऐसे जा रही है ना तो त्वरण कहां लग रहा है, वाई एक्सिस पे लग रहा है। क्या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में त्वरण है, क्या कोई ऐसा चीज है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई त्वरण लग रहा हो। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं है। तो अगर एक्स अक्ष की दिशा में कोई त्वरण नहीं है तो मैं ए एक्स को 0 बोल सकता हूं फिर, राइट बिल्कुल डेफिनेटली बोल सकते हो सर आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रारंभिक वेग कितना हुआ ऊपर की तरफ, यू वाई, जिसको अपन लिख सकते हैं यू साइन थीटा। जब वस्तु ऊपर वाले अपन ऊपर वाले गति की बात कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप समझो बॉल के साथ दोनों गतियां हो रही हैं, बॉल ऐसे ऊपर भी जा रही है आगे भी बढ़ रही है, तो हमको बॉल की गति को दो हिस्सों में तोड़ करके पढ़ना पड़ेगा, एक सामने के लिए अलग और एक ऊपर के लिए अलग, इसलिए अपन ये सब कुछ कर रहे हैं। चलो खेलते हैं। तो हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। चलो फिर इक्वेशन बनाने में मेरी हेल्प करना, बट हाँ तुम्हें समझ आ गया होगा कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इस डायरेक्शन में गुरुत्वीय त्वरण है, इस डायरेक्शन में गुरुत्वीय त्वरण है, पर इस दिशा में कोई भी गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, इस दिशा में त्वरण 0 है। ठीक है, ओके। किसी समय t के बाद सोचते हैं, या किसी समय t पर सोचते हैं। मान लो जब आपने बॉल को फेंका तो उस समय टाइम बराबर 0 हो रहा था, अब अपन किसी टाइम t पर बात कर रहे हैं। ठीक है, करते हैं। दो हिस्सों में इसके मोशन को तोड़ देते हैं, एक x में एक y में। तो इसका जो क्षैतिज तौर पर जो गति है उसकी बात करते हैं, और दूसरी बात कर लेंगे ऊर्ध्वाधर की।
क्या आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में अंतर समझ में आता है बेटा? क्षैतिज का मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है दिस वन, ऐसे, राइट। और ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं बेटा वर्टिकल, और वर्टिकल का मतलब कैसे होता है? दिस वन। तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में देखते हैं, कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी टाइम पर स्पीड लिखना है तो वी एक्स बराबर यू एक्स प्लस ए इंटू टी, ऐसे लिख सकते हैं। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी लिखनी है एक्स अक्ष में, तो सिखा दिया मैंने अभी पहले वाले पेज पे कैसे लिख सकते हैं। वी एक्स बराबर आपका यू एक्स प्लस ए इंटू टी, बस ए कौन सा लेना होगा? एक्स एक्सिस का। आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस में तो त्वरण है ही नहीं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये चीज़ तो जीरो है। अगर ये चीज़ जीरो है तो वी एक्स किसके बराबर आ जाएगा? यू एक्स के बराबर आ जाएगा। और यू एक्स कितना है बेटा? सर यू कॉस थीटा है। तो क्या सीखने को मिला? सर ये सीखने को मिला कि अगर अपन एक्स एक्सिस में चल रहे हैं या अपन एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वस्तु का जो वेग है वो एक्स अक्ष के अनुदिश अगर बात की जाए तो बदल ही नहीं रहा है, परिवर्तित ही नहीं हो रहा है, वो हमेशा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कितना बना हुआ है? यू कॉस थीटा बना हुआ है। और ये चीज़ बेटा लॉजिकल भी है। क्यों है लॉजिकल? क्योंकि जब एक्स अक्ष के अंदर कोई त्वरण ही नहीं है, वेग में परिवर्तन करने के लिए कोई पैदा ही नहीं हुआ, तो वस्तु का वेग एक्स अक्ष में कैसे चेंज हो सकता है? तो उसका एक्स अक्ष में जो घटक है यू एक्स यू कॉस थीटा वो चेंज नहीं होगा, वो वही का वही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक की बत्ती जल गई सबकी? गुड। अब देखते हैं वाई एक्सिस में ऊर्ध्वाधर देखते हैं। ऊर्ध्वाधर चेक करें तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वही सेम, वाई एक्सिस की लगाएंगे, यू वाई बराबर वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, जो अभी सिखाया था आपको मैंने। चलो लकी कुमारी देखो इधर बेटा, ध्यान हटा, दुर्घटना घटी, ध्यान देंगे इधर। तो यू वाई को वी वाई को कैसे लिखेंगे? चेक करना है अपन को किसी टाइम वी के ऊपर वाई के ऊपर, ठीक है कर लेंगे। यू वाई कितना है? प्रारंभिक वेग ऊपर की तरफ कितना है? सर प्रारंभिक वेग है यू वाई, परफेक्ट। अच्छा ठीक है, त्वरण कितना है? सर त्वरण है माइनस का जी समय टी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको बेटा कि यू वाई बराबर यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी? तो ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। क्या सर मैं इस फॉर्मूले को याद ही कर लूँ? क्या मैं रट लूँ इसको? मेरा बहुत मन कर रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है, ये फिजिक्स पढ़ाई जा रही है, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं नहीं रटता, तुम क्या रटोगे? है ना, मैंने ही इतने फॉर्मूले याद नहीं करे, मुझे ही ज़रूरत नहीं पड़ी फॉर्मूले याद करने की, तो तुम कौन से तुरम खाओ, तुम कौन से याद करोगे? तुम्हें भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंसेप्ट समझो ना तुम तो। ठीक है, अच्छा सर, अच्छा लगा सुन के। इधर आते हैं, विस्थापन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? सीधे हाथ की तरफ टी समय पश्चात विस्थापन कितना होगा चेक करते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। नहीं सर, एक्स एक्सिस की बात चल रही है तो एक्स एक्सिस पे ही विस्थापन देखना पड़ेगा, सब चीज़ एक्स एक्सिस के हिसाब से चलेगी। तो एक्स एक्सिस के विस्थापन को एक्स बोल देते हैं, ठीक है। अरे सर त्वरण तो जीरो है ना? हाँ यार, त्वरण जीरो तो ये हट जाएगा। तो यू एक्स कितना है? यू एक्स इंटू टी, तो कितना हो गया विस्थापन? यू एक्स इंटू टी। कभी भी आपको चेक करना हो एक्स अक्ष के लिए, यू कितना है? यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा इंटू टी ये हो जाएगा। आप ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा सर यहाँ विस्थापन कैसे चेक करेंगे? कर लो, इक्वेशन लगेगी ऊपर के लिए, एस वाई बराबर यू टी सॉरी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। लगाएं इक्वेशन? लगाएं, लगाते हैं सर। तो यहाँ से एस वाई कितना आ जाएगा? वाई एक्सिस के लिए विस्थापन वाई हो गया, यू वाई कितना है प्रारंभिक विस्थापन ऊपर की तरफ? सर यू साइन थीटा है, वेरी गुड, प्लस और बताओ सर हाफ माइनस का जी टी स्क्वायर, साथ में टी भी आएगा, तो यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये लो, ऐसे आप विस्थापन लिख सकते हो। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको ये पढ़ाया कि किसी टाइम टी पर, मान लो ये आपका यहाँ तक पहुँच गया, किसी टाइम टी पर, या टाइम हुआ है टी, तो इस टाइम टी पर इसके आगे की तरफ जो स्पीड होगी, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं अपन, वो होगी वही यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा, मतलब वी एक्स बराबर यू कॉस थीटा, हमेशा वही रहेगी, सेम, चेंज ही नहीं होगी। इसकी ऊपर की तरफ जो स्पीड होगी वो होगी वी वाई, जो अपन ने ये लिखी है। अब ये जिस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस पॉइंट पर इसके निर्देशांक होंगे ना बेटा, एक्स कॉमा वाई, सोचो। हाँ सर, तो इसका जो एक्स होगा ऐसे, वाई ऐसे, ये एक्स होगा इसके बराबर और ये वाई होगा इसके बराबर।
तो हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमें थोड़ा थोड़ा उसका फील होना चाहिए। रटने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको ये बोल रहा हूँ कि जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। फटाफट लिख लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर और दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाएंगे, रटन काम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। रटना पसंद नहीं है ना किसी को भी, रटेंगे नहीं, समझेंगे। किसी को कॉपी करना हो कॉपी कर सकता है। ठीक है बच्चा लोग, देखो दो तरह की अप्रोच होती है जेई के लिए प्रिपरेशन करने के लिए, नीट की प्रिपरेशन करने की। पहली अप्रोच होती है जो साधारण अप्रोच होती है। साधारण अप्रोच में आपके दिमाग पे जोर नहीं पड़ता है, क्लास के अंदर बिल्कुल जोर नहीं पड़ता है। आपको सिंपल सिंपल फॉर्मूले बताए जाते हैं, ये सारे फॉर्मूले हैं, इन सब फॉर्मूले सवाल करना है ना, और एग्ज़ाम में आएगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ऐसा करने से आपकी बुद्धि का विकास नहीं होगा, क्योंकि जो आप कैप्सूल बुक के सवाल करोगे ना तो उसमें हर सवाल आपको नया मिलेगा। तो अगर आप लर्नर कर रहे हो, फिर आप एक्सपीरियंस बिल्डर पे जा रहे हो, फिर आप एग्जाम क्रैकर पे जा रहे हो, तो धीरे 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 आपका दिमाग डेवलप हो रहा है। मैं क्लास में भी इस चीज़ पे ध्यान दूंगा, ठीक है। तो आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। अभी आप जो कर रहे हो, जब ब्रेन के साथ खेल रहे हो आप कि यार एक्स एक्सिस में कैसे इक्वेशन लगाते हैं, वाई में कैसे लगाते हैं, आपको इसका इफेक्ट अभी समझ नहीं आएगा। एक समय आएगा जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे, तब आपको इसका इफेक्ट समझ में आएगा। तो ध्यान लगाना है, पूरे फोकस के साथ देखना है। क्लास समझ में नहीं आए तो वापस देखना है, बट यू हैव टू डू इट, छोड़ना नहीं है इसको। और रेगुलरिटी के साथ में इस चीज़ों को रिवाइज करते रहना है, क्योंकि रिवीजन छूटा गए काम से। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं कुछ चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, तो वो चीज़ें देखते हैं अपन क्या है। चलो साहब, तो इसका मोशन हो रहा है ऐसा। मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि इसका जो मोशन है उसका उड़यन काल कैसे निकालेंगे। ठीक, मैं इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड हूँ बेटा। उड़यन काल क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो आपको पता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है, आप पहले वाले चैप्टर में भी देख चुके हो। कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है ये कितनी देर हवा में रहा। हवा में कब से कब तक रहा, मतलब ये मान लो यहाँ से ओ से इसने चलना शुरू किया और ये यहाँ तक आ गया, तो ओ से लेके ए तक, तो ओ से लेके ए तक ही हवा में रहा, तो ओ से ए तक जाने में जो समय लगा उसको उड़यन काल कहेंगे। और लेट अस सपोज ये कैपिटल टी है, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि जब ये ऐसे गया होगा ना, तो इसने कोई ना कोई अधिकतम ऊंचाई प्राप्त की होगी। मैं इस अधिकतम ऊंचाई को ज्ञात करने में भी इंटरेस्टेड हूँ। तो दूसरी चीज, कुलदीप अपन पानी पी लो बेटा, आपको नींद आ रही है। तो दूसरी चीज जो अपन जानने में इंटरेस्टेड है वो है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई एच के बारे में जानने में भी हम इंटरेस्टेड हैं, इसके लिए भी हम मेहनत करना पसंद करेंगे, राइट। तीसरी चीज हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि जब ये यहां से लेके यहां तक गई ना, तो ऊपर कितना अधिकतम गई, वो तो कैपिटल एच है। आगे अधिकतम कितना गई आगे, वो कैपिटल आर है। तो हम कैपिटल आर निकालने में भी इंटरेस्टेड है, मतलब हम परास निकालने में भी इंटरेस्टेड। इसको परास कहते हैं, इसको रेंज कहते हैं। ये सब चीज हम कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है। अब सोचना होगा कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। जब जेई का बच्चा सवाल को देखता है तो डेरिवेशन की तरह नहीं देखता। जेई का बच्चा डेरिवेशन को भी प्रॉब्लम की तरह देखता है कि ये एक सवाल है जो मुझसे पूछ लिया गया है, अब मैं इस सवाल का जवाब कैसे दूं। कुछ तो मुझे करके, कैसे भी करके मुझे सवाल का जवाब देना है ना। और वो अलग अलग तरीके के रास्ते ढूंढता है कि मैं कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मोमेंटम बैच में जब मैं ये टॉपिक पढ़ाया करता था, या आपको किसी और टीचर ने, शिकावत सर ने भी ऐसे टॉपिक पढ़ाया होगा, है ना, उन्होंने ही पढ़ाया था शायद। तो जब उन्होंने टॉपिक पढ़ाया होगा तो उन्होंने डेरिवेशन करवाया होगा, मैंने भी डेरिवेशन करवाया था। अब आप जेई में आ चुके हो, आप आशा बैच के बच्चे हो, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वही घिसी पिटी चीज़ बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हम कुछ और तरीके से सोचते हैं। आपको पता है कि जब वस्तु पूरा ओ से ए तक चल चुकी होगी
तो O से A तक का जो समय है वो ही टाइम उड्डयन काल है, पहली चीज। यस सर। जब वस्तु O से लेके A तक आएगी या A को टच कर चुकी होगी तो कौन सी चीज जीरो हो रही होगी? मेरा सवाल वापस सुनो, जब वस्तु O से A तक आएगी तो कौन सी चीज जीरो हो चुकी होगी A पे टच करते ही? तो दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। बताओ कौन सी जीरो हुई? सोचा? सोचोगे तो आंसर मिलेगा। y जीरो हो गया। वस्तु ने आगे की तरफ तो विस्थापन तय कर लिया, आगे की तरफ उसने विस्थापन तय कर लिया x, यहां से लेके यहां तक आगे विस्थापन तय हुआ r। पर जब वस्तु यहां से वापस यहां पे आ गई तो इसका y निर्देशांक जीरो हो गया। जैसे मान लो आपको इसका निर्देशांक लिखना हो तो इसका निर्देशांक क्या होगा? कैपिटल R कॉमा जीरो। मतलब हम आराम से निकाल सकते हैं उस समय अगर अपन y को जीरो कर दें। तो y की इक्वेशन क्या है? अरे सर वही तो इक्वेशन है y की, प्रारंभ में यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो इक्वेशन है। कहाँ गया वो? ये नहीं, इसको मैं चाहूँ तो यू वाई भी तो बोल सकता हूँ, शुरुआत वाला। ठीक है, अच्छा सर, अच्छी बात है। आगे बताओ, अगर मैं y को जीरो कर दूं तो समय किसके बराबर हो जाएगा? उड्डयन काल के बराबर हो जाएगा। ये आ गया। अब इससे t के दो आंसर निकल करके आ रहे हैं, एक तो t बराबर जीरो आ रहा है, एक और समय निकल करके आएगा हाफ जी टी स्क्वायर को। जब आप यू वाई टी के बराबर करेंगे तो t से t कटेगा तो यहाँ से t आएगा 2u/g। तो दूसरा फॉर्मूला ये निकल करके आ रहा है। मतलब समय की दो वैल्यू के लिए y जीरो होगा, समय की दो वैल्यू के लिए y जीरो होगा। कौन सी वैल्यू? एक तो टाइम बराबर जीरो पे y जीरो होगा, सही भी है, यहाँ पे जीरो रखो y जीरो हो जाएगा। क्यों सही है? y निर्देशांक कब कब जीरो था? सर y निर्देशांक एक तो पॉइंट O पर जीरो था और एक पॉइंट A पर जीरो था। पॉइंट O पर समय कितना था? जीरो के बराबर, और पॉइंट A पर समय कितना था? कैपिटल T के बराबर। तो दो बार y निर्देशांक जीरो था, एक टाइम बराबर जीरो पे और दूसरा 2u/g पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? 2u/g। मैं चाहता हूं आप फॉर्मूलों को ऐसे याद रखें, अगर रखना ही है तो इस तरीके से याद रखें। हाँ सर, uy को u साइन थीटा भी तो लिख सकते हैं, मैंने कब मना किया? लिख दो ना इसको, 2u साइन थीटा बाय g लिख दो, क्या दिक्कत है? मैंने थोड़ी मना किया है, कर लो, लिख सकते हो आप, क्योंकि uy किसके बराबर है? u साइन थीटा के बराबर है, आप पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं पर्सनली ऐसे याद करना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, 2u/g। अगर मैं आपको किसी रीज़न से क्लास नहीं हो पा रही है, कभी आपको कुछ गैप दिया गया है, आपसे रिक्वेस्ट किया गया है कैप्सूल बुक सॉल्व कर लीजिए, आपसे बोला गया है कि रिवीजन करके आइएगा, आपसे बोला जा रहा है कि जो टास्क आपको दिया जा रहा है आपको ईमानदारी से उसको करना है। जिन बच्चों ने पिछले 5 दिनों का सदुपयोग बहुत अच्छे से किया होगा, आज की क्लास में उनको समझ आ रहा होगा उसकी वैल्यू क्या है। आज उनको फील आ रहा होगा कि नहीं यार, सर की बात मानने का फ़ायदा होता तो है ना? दैट्स अ गुड थिंग। क्योंकि मैं थोड़ा खतरनाक टाइप का इंसान हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा लेवल कब एकदम से इतना भयंकर उठ जाएगा कि तुम्हें एकदम अजीब सी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। उसके लिए पहले ही के प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तुम्हें लगा था सर ऐसे डेरिवेशन करा देंगे आसान तरीके से, नहीं, चीज़ें अलग अलग तरीके से कराई जाएंगी आपको साल भर। ओके, आगे आओ। अब मैक्सिमम हाइट निकालनी है। अच्छा ठीक है, सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं। मैक्सिमम हाइट पे होता क्या है यार? मैक्सिमम हाइट पे जब वस्तु पहुंचती है ना तो वेग का कौन सा घटक जीरो होता है? सोचते हैं। सर वेग के दो घटक है, दिमाग में बैठ चुका है मेरे। पहला घटक तो यह है जो आगे की तरफ है, u cos थीटा, और क्योंकि आगे की तरफ कोई त्वरण नहीं है तो यहां भी u cos थीटा, 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 यहां भी u cos थीटा। इसकी पूरी यात्रा में जो आगे का घटक है वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा u cos थीटा। ठीक है साहब। ऊपर का घटक, हाँ सर, ये जो ऊपर का घटक है ना ये चेंज हो रहा है, क्योंकि जब ऊपर वाले घटक की बात करें तो वेग है uy के बराबर शुरुआत में और त्वरण है नीचे। तो जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे त्वरण नीचे है, तो जो ऊपर वाला वेग है वो कम होता जाएगा। और अधिकतम ऊंचाई का मतलब ही यह है कि इस पर ऊपर वाला वेग जीरो हो चुका है, क्योंकि अगर इस पे ऊपर वाला वेग जीरो नहीं होता तो वस्तु और ऊपर जाती। हाँ, पर इसका आगे वाला वेग अभी भी उतना ही है, u cos थीटा, और यही इसको आगे लेके जा रहा है, यही इसको आगे लेके जा रहा है।
तो जब वस्तु यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई पे पहुंची तो हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि मैक्सिमम हाइट पे ऊपर वाला वेग 0 हो गया। ठीक है, तो अपन ये फॉर्मूला लगा दें, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और ये फॉर्मूला y एक्सिस में लगाएंगे प्रॉपर। और कहाँ से कहाँ तक के लिए लगाएंगे, इसको कुछ नाम दे दें, इसको o बोला है तो इसको a बोला है तो इसको b बोल दो, या t बोल दो। t मतलब होता है टॉप, नहीं t फिर आपको कंफ्यूज करे, b बोल दो, चलो कोई बात नहीं। तो o से b के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। अब मेरे बच्चे के अंदर फील होना चाहिए कि टॉपिक का फील क्या है। यहां पर vy क्या है, vy का मतलब है पॉइंट b पर ऊपर की तरफ जो स्पीड है। vy का मतलब है पॉइंट b पर ऊर्ध्वाधर में जो स्पीड है। अच्छा ठीक है, पॉइंट b पर ऊर्ध्वाधर में स्पीड 0 है सर, तो vy हो गया 0। अच्छा ठीक है, uy मतलब क्या है, कहां से शुरू की थी यात्रा, o से, तो o पर ऊपर की तरफ जो वेग है वो आपका uy है। o पर ऊपर की तरफ वेग कितना है सर, u साइन थीटा है, तो u साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2। त्वरण कितना है सर, नीचे की तरफ है माइनस का जी। विस्थापन कितना है, विस्थापन sy क्या है, sy है o से लेके b तक ऊपर की तरफ जो विस्थापन है सर, o ये रहा, b ये रहा, ऊपर वाला विस्थापन है कैपिटल H, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल H। तो यहाँ से कैपिटल H का फॉर्मूला क्या आ गया, u साइन थीटा को अपन uy बोल सकते हैं, तो uy का स्क्वायर अपॉन 2g। मैंने कहा ना मुझे फॉर्मूले ज़्यादा पसंद हैं uy की टर्म्स में, हालांकि मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे भी, u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और करते हैं फिर आगे आएंगे परास के ऊपर। बेटा एक बात बताओ मुझे, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय कितना लगा, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय कितना लगा। पता है मैं क्या पूछ रहा हूं, ओ से ए तक का, सॉरी ओ से बी तक का समय पूछ रहा हूं आपसे। एक बच्चा मेरा बोलेगा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है, जैसे यश के दिमाग में ये बात आ सकती है कि सर यहां से यहां तक का जो समय है ना वो है 2u(y) अपॉन जी, पूरा समय। तो यहां से यहां तक का समय अगर ये है तो यहां से यहां तक का समय होगा पूरा समय डिवाइड बाय 2, यहां से यहां तक का समय होगा पूरा समय डिवाइड बाय 2। तो आपका ओ से बी तक का जो टाइम होगा, जिसको ओ बी कह रहे हैं, वो हो जाएगा इसका आधा, मतलब uy/g, है ना। ऐसे सोच सकता है यश। अंकित के दिमाग में है नहीं सर मैं ऐसे नहीं सोच रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि अपन एक काम करते हैं ना सर, ओ से लेके बी तक ये क्वेश्चन लगा देते हैं, vy बराबर uy प्लस ay/t, समय निकल के आ जाएगा। मैं ओ से लेके बी तक अगर ये क्वेश्चन लगा दूं समय निकल के आ जाएगा। चलो करके देखते हैं आता है क्या। vy इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ कितनी स्पीड है, 0 है। uy इस पॉइंट पे स्टार्टिंग में ऊपर कितनी स्पीड है, uy मान लो, चाहो तो इसको u साइन थीटा लिख सकते हो। a कितना है, माइनस का g है, तो माइनस का gt। यहाँ से t कितना आ रहा है, t o b है ये, तो यहाँ से t o b कितना आ रहा है बेटा, चेक कर लो, वही आ रहा है आपका uy/g। तो आप चाहो जैसे चीज़ को समझ सकते हो। वही मैं कहता हूँ, किसी भी चीज़ को करने का एक मेथड नहीं होता, समझने का एक मेथड नहीं होता, देयर आर मल्टीपल मेथड्स। जतिन जा रहा दिमाग में, ठीक है बेटा। परास कैसे निकालेंगे, परास निकालने का तरीका क्या है सर, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बड़ा मजेदार काम है सर। परास का मतलब है यहां से यहां तक जब वस्तु चल रही थी तो वह आगे कितना बढ़ रही थी, वो परास है। तो अगर सर आप 0 से लेकर के a तक की यात्रा, या सॉरी o से लेकर के a तक की यात्रा के लिए x अक्ष का विस्थापन निकाल लो तो वो आपके परास के बराबर है। क्या मैं सही बोल रहा हूं, o से लेकर के a तक, o से लेकर के a तक x एक्सिस में जो विस्थापन हुआ है वही क्या है, परास है। तो x एक्सिस का विस्थापन कैसे लिखते हैं, लिखा तो था आपने, x एक्सिस के विस्थापन का फॉर्मूला है ux इंटू टी। तो x एक्सिस के विस्थापन का फॉर्मूला हो गया ux इंटू टी। ux कितना है, u cos थीटा हमेशा से। समय कितना लगेगा,
सर ओ से ए तक पहुंचने के समय को हमने उड्डयन काल बोला हुआ है, तो समय लगेगा उड्डयन काल के बराबर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ से रेंज का फॉर्मूला क्या है, आर का फॉर्मूला क्या है, एक्स की जगह हो जाएगा आर, यू कॉस थीटा क्या है, यू एक्स से, एक बार को इसको यू एक्स से लिख लो, टी क्या है, कैपिटल टी, अरे सर ये रहा 2u/g, तो ये आ जाएगा 2u/g। मैं हमेशा इस तरह के फॉर्मूले में ही इंटरेस्टेड रहता हूँ जिस फॉर्मूले में r बराबर यू एक्स यू वाई आ रहा हो, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। पर कोई बच्चा होगा सर मेरे को ये फॉर्मूला पसंद नहीं आता, मुझे तो आप कन्वर्ट करके लिख दो, तो कोई बात नहीं, मैं इस फॉर्मूले को ज़्यादा अच्छे से याद रख पाता हूँ, मुझे ज़्यादा ठीक लगता है ये। बाकी आप चाहें तो यू एक्स कितना है आपको पता ही है, यू कॉस थीटा है, यू वाई कितना है आपको पता ही है, यू साइन थीटा है ना। थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स मुझे तो कम आती है, आपको ज़्यादा आती होगी, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को आप साइन 2 थीटा लिख सकते हो, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। कुछ बच्चे ऐसे भी इसको याद कर लेते हैं, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है ना। तो फॉर्मूले का कन्वर्जन है बेटा, वो तो आपकी जितनी अच्छी मैथमेटिक्स है उतना अच्छा आप कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ रह गया था लिखना तो पहले यहाँ से लिख लो, फिर आगे से नोट कर लेना। ठीक है, कंफर्टेबल। आपको शायद पता नहीं चला, बट आपने ऐसे फेंकने वाला प्रोजेक्टाइल ऑलमोस्ट पूरा पढ़ लिया है, हर चीज आ गई इसके अंदर, आप कोई भी सवाल कर सकते हो ऐसे फेंकने वाले प्रोजेक्टाइल का। एक आध चीज और बची है, बता देता हूं मैं आपको। चलो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, खेलते हैं इसके ऊपर। सर आर की मैक्सिमम वैल्यू तब होगी जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, क्योंकि और कुछ तो मेरे हाथ में है नहीं, जो स्पीड से मैंने फेंक दिया। तो अगर इसको मैक्सिमम करना है, इस आर को मैक्सिमम करना है, आर को मैक्सिमम करना क्यों है यार, हम ये चाहते हैं, ऐसा होता है ना, सवाल बन सकता है कि बॉल को कितने एंगल पे फेंकें कि वो अधिकतम उस पर जाए, अधिकतम दूरी तक जाए, उसके हिसाब से। तो कैसे करेंगे, साइन 2 थीटा को मैक्सिमम, साइन के साथ एक प्रॉब्लम है, साइन के साथ कोई भी एंगल लिखो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, और कब होती है 1, जब एंगल 90 डिग्री के बराबर हो। तो 2 थीटा किसके बराबर हो, 90 डिग्री के बराबर हो, मतलब थीटा कितना हो, 45 डिग्री। तो याद रखना, अगर आप 45 डिग्री पे फेंकोगे तो मैक्सिमम रेंज तक जाएगा। तो थीटा 45 पे आर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और कितना होता है, साइन 2 थीटा 1 हो चुका होता है, तो आर होता है यू स्क्वायर बाय जी, ऐसे। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं। एक और चीज यार, 90 माइनस थीटा पर चेक करते हैं क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 90 माइनस थीटा पर आर का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर बाय जी साइन 2 थीटा आ रहा है, तो 2 थीटा का मतलब क्या हुआ, 2 थीटा, थीटा की जगह आपने 90 माइनस थीटा रख दिया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाय जी साइन 180 माइनस 2 थीटा, और साइन 180 माइनस 2 थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, वही चीज आ गई वापस, सेम, है ना। मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा, थीटा एवं 90 माइनस थीटा पर रेंज सेम होगी। मैक्सिमम कब होगी, 45 डिग्री पे, एक पॉइंट तो ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि चाहे थीटा पे फेंको चाहे 90 माइनस थीटा पे फेंको, रेंज सेम होती है। कैसे, जैसे आपको मैं डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ, जैसे मान लो आपने ऐसे फेंका किसी एंगल पे, या आपने फेंका थीटा पे, अगर आप इसको 90 माइनस थीटा पे फेंको तो भी ये सेम ही जगह जाएगा, आर सेम होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो आपने 37 डिग्री पे फेंका तो यहां तक गया, अगर आप इसी को 53 डिग्री पे फेंकते तो भी वहीं पे जाता, क्योंकि अगर थीटा 37 है तो 90 माइनस थीटा 53 होगा,
तो 37 पे भी वहीं जाएगा, 53 पे भी वहीं जाएगा, ये कहने वाली बात है। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। चलो कॉपी कर लो। आपको सवाल बनाए ताकि आपकी बुद्धि का विकास हो। चलो सवाल बनाते हैं। 53 डिग्री पे फेंका है, 50 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो करना क्या है सर इसका, यही सोच रहे हो? चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ क्या करना है। सबसे पहले कैलकुलेट करिए कैपिटल टी, फिर कैलकुलेट कीजिए कैपिटल एच, फिर कैलकुलेट कीजिए अधिकतम ऊंचाई पर वेग। अधिकतम ऊंचाई पे चाल चलो, अधिकतम ऊंचाई पर चाल, और एक और चीज कैलकुलेट कीजिए साथ में, इसकी परास। मैजिक ट्रायंगल भूलना नहीं है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, फिर भी अब आपको याद हो जाना चाहिए। 5, 4 और 3 है, तो 3 के सामने वाला एंगल 37, 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री। तो आपको cos 53 की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो cos 53 क्या होगा, बस एक बार दिमाग में बिठा लो इस तरह की चीज़ों को, है ना। 3/5 हो जाएगा, और जब आपको sin 53 की ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपका 4/5 हो जाएगा। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो कि आज मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्लास के बाद आप बैठ करके लर्न कर लेंगे। आज जितने फॉर्मूले सिखाए गए हैं उनको एक ढंग से लिख लेना एक पेपर के ऊपर, और नीट वाले बच्चों को खासकर बोलूँगा कि अपने फॉर्मूले याद करते हुए चलना है, स्टार्टिंग से फॉर्मूला बुक बनाते हुए चलना। जेई वालों को तो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता क्योंकि आपको सोचना ज़्यादा पड़ता है, बट नीट वालों को डायरेक्ट फ़ायदा होता है। तो नीट वाले हर तरह के फॉर्मूलों का जो है फॉर्मूला बुक साथ में बनाते हुए चलें। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा फॉर यू, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सारे फॉर्मूले आपके पास हैं। टी बराबर क्या है देखो, इस फॉर्मेट में याद करोगे ज़्यादा आसान रहेगा। 2u/g, डन। कैपिटल एच मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला सिंपल क्या है, uy²/2g। इसी फॉर्मेट में याद रखो, बताऊंगा रीज़न अभी आपको। और अधिकतम ऊंचाई पे चाल सोचेंगे इसके बारे में, थर्ड पोर्ट के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। रेंज का फॉर्मूला 2ux/uy/g, देखो आराम से देख लो, ये रहा 2ux/uy/g, है ना। ऐसे अब थोड़ी सी मेहनत करके ux और uy कैलकुलेट कर लो बस। तो ux कितना होगा, x एक्सिस में जो वेग है वो ux है, u cos 53 तो 50 इंटू cos 53 डिग्री, 50 इंटू cos 53 कितना है, 3/5, कितना आ गया, 30 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। ऊपर की तरफ ये वाला वेग कितना हुआ, ये आपका ux हो गया। uy कितना हुआ बेटा, u sin थीटा 50 sin 53, sin 53 कितना है 4/5, कितना आ गया ये 40 मीटर पर सेकंड। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, 2u/g, g को 10 ले सकते हैं ना,
जी को आप 10 ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप सवाल कितना आसान हो गया, 2 इंटू यू वाई, कितना यू वाई 40/10, 8 सेकंड लगेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट कितने बच्चों का सही है? वेरी गुड। यू वाई का स्क्वायर अपॉन 2g, तो यू वाई कितना है 40, तो 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 10, 80 मीटर की हाइट तक जाएगा। अब एक बात को समझने की कोशिश करो, जब ये अधिकतम ऊंचाई पे होगी, ये बोला ना अधिकतम ऊंचाई पे चाल कितनी होगी, जब ये अधिकतम ऊंचाई पे होगा तो इसका यू वी वाई तो जीरो हो चुका होगा, और यू वाई चेंज, वी एक्स जो है वो चेंज होगा नहीं, वी एक्स तो वही रहेगा यू कॉस थीटा। मैंने बताया ना आगे की पूरी यात्रा में ये चीज़ चेंज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ त्वरण नहीं है, और अधिकतम ऊंचाई पे उसका ऊपर वाला वेग तो जीरो हो गया, तो उसके पास जो वेग है वो केवल आगे की तरफ है, और आगे वाला वेग कितना है 30 मीटर पर सेकंड, तो आपका थर्ड वाले का आंसर हो गया डायरेक्ट 30 मीटर पर सेकंड। ये लॉजिकल क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, आप ऐसा कह सकते हो। हेलो, ठीक है, बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो 2 इंटू यू एक्स कितना है बेटा अपने पास 30 है, यू वाई कितना है अपने पास 40 है, डिवाइड बाय 10, ये रेंज है ना, ठीक है। टू 40 मीटर की इसकी रेंज आ गई। बस ऐसे आपको सवाल करना था, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। बोलो। कोई बच्चा कहे कि मेरे को तो नहीं करना है इस फॉर्मूले से, मैं तो इससे नहीं करना चाह रहा, मैं तो इससे करूँगा, इस वाले से यू साइन थीटा बाई 2g से। हाँ ये रहा, ये जो आया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, इससे करूँगा मैं तो मना थोड़ी कर सकते हैं करने से, करो इससे कर लो, हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। पर वही है कि जितना इजी तरीके से करोगे उतना ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें रहेंगी। जल्दी हो गया ना इससे, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मेथड भी देखना पड़ता है, टाइम बचाना भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। ओके डन। तो अब इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस आप लोग बैठ करके करते रहना, क्योंकि उसको आपको खोलना भी पड़ेगा। जो 2 साइन थीटा है ना, साइन 2 थीटा, उसको खोलना भी पड़ेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर साइन की जगह 53 रखना पड़ेगा, कॉस की जगह 53 रखना पड़ेगा, फिर पूरा सवाल लंबा हो जाएगा, आंसर वही आएगा 240। इसलिए हर तरीके से करना सवाल को आना चाहिए। डन। तो ये आपकी काफ़ी सारे फॉर्मूले आप लोगों ने आज सीखे, मतलब ये मान सकते हैं आपकी अपन ने काफ़ी कुछ कर लिया है। अब आपका जो होमवर्क है कैप्सूल बुक से जो आपको करने का बताया जा रहा है, पेज नंबर 4.7। कैप्सूल बुक एक ऐसा ग्रंथ है आपके लिए जो पूरे साल आपको हेल्प करेगा जेई की प्रिपरेशन के लिए। एग्जाम्पल 1 करना है, सॉल्व एग्जाम्पल है ना। एग्जाम्पल 2 करना है, एग्जाम्पल 5 करना है, एग्जाम्पल 6 करना है, और जो आपका खंड ए है, खंड ए के सवाल ट्राई करना है ऐसे ही, है ना, रैंडम कर लेना। खंड ए को ट्राई कर लेना ऐसे, कोई भी 10 क्वेश्चन ऐसे स्टार्टिंग के 10 कर लेना, चलो कोई भी 10 कर लेना 1 से 10। हालांकि भी पूरा आपने नहीं पढ़ा है, सवालों की प्रैक्टिस भी थोड़ी कम हुई है आज, नेक्स्ट क्लास में बेहतर होगी, बट आप चाहो तो पहले ये एग्जाम्पल्स फिनिश करना, देन कोई भी 10 सवाल खंड ए के ट्राई कर लेना ऐसे ही रैंडमली। हो जाए तो टीचर जज मत करना, मैं इतना बेकार बच्चा हूँ मेरे सवाल नहीं बन रहे, मैं इसको जज मत करना, नेवर जज, इन क्वेश्चन को जज मत करना, बस ट्राई कर लेना शांति से, बस शांति से ट्राई कर लेना, ठीक है।
चलिए साहब,